बेटा आप शांत हो जाएं। आज अकाउंटिंग इक्वेशन का बड़ा वाला क्वेश्चन रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। और आज इसका होमवर्क दे रहा हूं। और कब से आएगा रेगुलर बेटा? नाम ही नहीं पता अभी तो मुझे। चिराग जी, हाँ। एक तो मुझे मैसेज कर दे बेटा, मैं ग्रुप में जोड़ूं। और दूसरा, फिर मैं तेरे को थोड़ा सा अलग से टाइम दूं, तो उसके लिए मेरे पास नंबर भी होना चाहिए ना बताने को, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन, सबसे पहली बात, इसमें हमें क्या प्रूव करना होता है बेटा? एसेट बराबर होते हैं किसके? कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। कैपिटल तो खुद एक लायबिलिटी है, क्योंकि एक्सटर्नल लायबिलिटी ये प्रूव करना है। अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन में कहीं आप लोगों को इनकम या एक्सपेंस की जगह दिख रही है क्या? नहीं है अलग से। तो इनकम कहां गई? सारा रेवेन्यू या इनकम सब किसका? मालिक का। तो अगर कोई इनकम है तो कैपिटल में ही ऐड होगी। जब सारे प्रॉफिट मालिक को मिलेंगे तो लॉस या एक्सपेंस कौन झेलेगा? वो भी मालिक झेलेगा। तो अगर कोई एक्सपेंस या लॉस है तो वो कैपिटल से ही क्या होगा? माइनस होगा। कोई डाउट इसमें? इसके अलावा अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो वो कैपिटल को बढ़ाएगी, और कोई ड्राइंग है तो वो कैपिटल को कम करेगी। इसमें कोई डाउट? इसके अलावा दो ऐसी चीजें हैं पढ़ने जो कैपिटल में ही ऐड होंगी और कैपिटल से ही लेस होंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में ही प्लस और कैपिटल से ही माइनस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल में ही प्लस और कैपिटल से ही माइनस। तो पहले तो जिनके पास नहीं लिखा हुआ है ये पहले ये लिख लो, ठीक है। एक मिनट बस, ये नोट कर लिया, क्वेश्चन यूज करें अब, ठीक है। अगर मैं फॉर्मेट की बात करता हूं, कहां गया? अगर मैं फॉर्मेट की बात करता हूं तो फॉर्मेट कुछ ऐसा रहेगा, अलग अलग स्कूल अलग अलग फॉर्मेट। कुछ लोग ट्रांजैक्शन लिखते हैं और कुछ लोग ट्रांजैक्शन की जगह T1, T2, T3, T4 भी लिख देते हैं, और कुछ बकायदा उन्हें वर्ड्स में लिखते हैं। तो मैं पूरा लिख रहा हूं, ठीक है। एक तरफ एसेट बेटा प्लीज अप, और एक तरफ कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। बीच में लाइन खींचनी हो लाइन खींचो, नहीं तो कई लोग क्या कहते हैं, लाइन मत खींचो, यहां पे इक्वल टू का साइन लगा दो। जैसे आपका स्कूल का है वैसे मेरा काम तो एक क्वेश्चन सोचना सिखा देना है बेटा। प्रेजेंटेशन में हर स्कूल के हिसाब से तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा, है ना। तो मैं एक आइडियल प्रेजेंटेशन बना रहा हूं जो हर जगह चल सकती है। बुक है, बुक में से इलिस्ट्रेशन नंबर 6 ग्रुप पर सेंड कर दो। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 ग्रुप पर सेंड कर दो। फिर इसके बाद मैं आज आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चन भी बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चन बता रहा हूं, सही है। वो भी बोर्ड पे लिखवा दूंगा। कोई सेंड कर रहा है इलिस्ट्रेशन 6 ग्रुप पर? कर रहे हो? करो।
बेटा करें क्या शुरू? ठीक है, चलो भाई पॉइंट नंबर 1 बोलो। यहां पर मैं बता रहा हूं ड्यूअल एस्पेक्ट, और यहां मैं बता रहा हूं ड्यूअल एस्पेक्ट, और वहां पर भरी रहे इक्वेशन, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1, कमेंस बिजनेस विद कैश कितने रुपए? 50,000। बिजनेस शुरू करने पर बिजनेस के हिसाब से सोचना है, मालिक के, बिजनेस के, बिजनेस में मालिक पैसे लगा रहा है, तो ऐसे ना सोच के क्या सोचना है, बिजनेस मालिक से पैसे ले रहा है, तो बिजनेस में एक तरफ क्या आ रहा है, और ये पैसा हम किससे ले रहे हैं? कैपिटल हो गया। कैश क्या होता है? और कैपिटल, तो कैश को एसेट साइड में लिखो और कैपिटल को लायबिलिटी साइड में लिखो। कितने रुपए से शुरुआत करा है? 50,000। अगर आप लोग ये बीच में लाइन नहीं खींच रहे हैं तो इक्वल टू का साइन लगाना है, ठीक है। और ट्रांजैक्शन में कमेंस बिजनेस जो लिखा है वही उतार रहा हूं, कमेंस बिजनेस। पहले पॉइंट में कोई डाउट है? श्योर। पॉइंट नंबर 2, गुड्स खरीद रहा हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन में और बाकी पूरे अकाउंट्स में एक डिफरेंस याद रखना। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम गुड्स को मानेंगे एसेट, और बाकी चैप्टर नंबर 6 से लेकर जब तक अकाउंट पढ़ेंगे सीए फाइनल तक, वहां तक हम गुड्स को मानेंगे एक्सपेंस। सही है बेटा? केवल अकाउंटिंग इक्वेशन में हम गुड्स को क्या मान रहे हैं? एसेट, और बाकी पूरे अकाउंटेंसी में गुड्स को क्या मानते हैं? एक्सपेंस। तो जहां पर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में गुड्स के ऊपर एसेट वाले नियम लगाऊंगा। एसेट वाले नियम मैंने क्या बताए थे? प्रॉफिट अलग से दिखाते हैं, ठीक है। जब गुड्स बच जाएं, बाद में बिकेंगे तो हम उन्हें स्टॉक नाम देते हैं, तो यहां पर हम गुड्स को क्या नाम देंगे? स्टॉक नाम देंगे। तो कितने रुपए के गुड्स खरीद रहा हूं? कैश में 20,000 और क्रेडिट में 30,000। तो टोटल कितने के गुड्स खरीद रहा हूं? स्टॉक क्या होता है? कैश में 20,000, तो कैश आएगा जाएगा? कैश क्या होता है? एसेट। बाकी जिनसे गुड्स खरीद रहा हूं उधार में, वो लोग कौन होते हैं हमारे? क्रेडिटर क्या होता है? एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी। तो बस इस हिसाब से लिख दो, एसेट बढ़ रहा है। कौन सा एसेट बढ़ रहा है? स्टॉक। तो एक कॉलम स्टॉक का बनाया, 50,000। ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज गुड्स। आगे एक एसेट कम हो रहा है, कौन सा एसेट? पहले से है तो अलग से कॉलम क्यों बनाऊंगा, उसी में करूंगा। यहां से कम हो रहा है, अकाउंट में माइनस को हम ब्रैकेट से डिनोट करते हैं बेटा। किससे डिनोट करते हैं? ब्रैकेट से। क्रेडिटर क्या है? तो लायबिलिटी पहले से है तो अलग से बना लो। क्रेडिटर 60,000, तो 60 कह रहा हूं, 30,000। अब 2 ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं। अब 2 ट्रांजैक्शन के बाद, हर ट्रांजैक्शन के बाद हमें टोटल करना होता है बेटा, और उस टोटल को हम कहते हैं न्यू इक्वेशन। क्या नाम दे देते हैं? न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कितना? 30,000, 50,000, 50,000 और 30,000। अच्छा एक बात सुनो, पहले कभी ना कभी देखा पड़ा तो है ही, बड़ा क्वेश्चन होता है, एंड में गलती पता लगे तो सुधारना आसान है, पूरी इक्वेशन काटनी पड़ेगी। तो बेटा बेहतर है आप इस चैप्टर में क्या करो, साथ के साथ इक्वेशन चेक करते जाओ। अब बताओ एसेट साइड का टोटल कितना आ रहा है बेटा, और लायबिलिटी साइड का? तो यानी अभी तक हम सही जा रहे हैं, और गलती होगी तो साथ की साथ पता लग जाएगी।
तभी सुधरेगी। एंड में पता लगी गलती तो भैया पूरी इक्वेशन तो नहीं चेंज कर सकते, और पूरा दोबारा करने में 15 मिनट फिर चाहिए, है ना। तो साथ के साथ क्या कर रहे हैं, चेक। इधर का टोटल, इधर का, इसीलिए स्कूल वाले कहते हैं इक्वल टू का साइन लगाने के लिए बेटा, बस समझ आ गई। ट्रांजैक्शन नंबर 3 बोलो। Sold good for cash 40,000, costing 30,000. 30, बेटा राघव प्लीज, 30,000 वाले गुड्स 40,000 में बेच रहा हूं। गुड्स बेचने पे स्टॉक बढ़ेगा कम होगा, कितने का, क्योंकि यह एसिड का नियम है तो प्रॉफिट अलग से साथ के साथ दिखाना है। स्टॉक क्या होता है, एसिड मान रहे हैं। कैश बढ़ेगा कितना, और 10,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितना, 10,000। अब ध्यान दो, स्टॉक क्या है, पहले से कॉलम है, उसी कॉलम में एडजस्ट करो, -30,000। माइनस को किससे दिखाते हैं, ब्रैकेट से। कैश क्या है, एसिड, क्या पहले से एसिड का कॉलम है, उसी में एडजस्ट करो, प्लस 40,000। प्रॉफिट का कहीं जगह है इस अकाउंटिंग इक्वेशन में अलग से, तो प्रॉफिट किसे मिलता है, मालिक को। मालिक का पैसा क्या होता है, कैपिटल। तो ये प्रॉफिट कैपिटल में जाकर ऐड करो 10,000। और ट्रांजैक्शन क्या थी, सोल्ड गुड्स। अब हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या करना होता है, टोटल, और जिसे क्या नाम देते हैं हम, न्यू इक्वेशन। क्या नाम देते हैं, न्यू इक्वेशन। 70,000, 20,000, इधर 60,000, 30। देखना क्या दोनों साइड बराबर आ रही हैं, उस साइड का टोटल कितना है और इस साइड का, तो यानी हम अभी तक क्या जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। ठीक है, ये पहचान है। मानवी कोई डाउट बेटा इसमें। ट्रांजैक्शन नंबर 4 बोलो बेटा। Rent paid 500, salary 5,000. फिर से बोलो, रेंट पेड 500, सैलरी, 5,000. रेंट जो मैं पे करता हूं बदले में बेनिफिट करंट पीरियड में लेता हूं फ्यूचर में, तो रेंट क्या है, एक्सपेंस। सैलरी जो पे करता हूं उसका बेनिफिट कब लेता हूं, करंट पीरियड में, फ्यूचर में, तो सैलरी भी क्या है, एक्सपेंस की अलग से जगह है। तो फिर मैं एक्सपेंस को एक्सपेंस के नाम से लिख दे रहा हूं। एक्सपेंस पे करने पर एक तरफ क्या कम होगा और क्या बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा। कैश क्या होता है, कितना एक्सपेंस पे कर रहा हूं, Rent 500 और salary 5,000. 5,500। ठीक है, अब एसिड की जगह है, कैश की जगह है, कितना 5,500 कम हो रहा है। ट्रांजैक्शन बनी पेड रेंट एंड सैलरी। दूसरी तरफ क्या एक्सपेंस की अलग से जगह है, नहीं है। जब प्रॉफिट मालिक को मिले थे तो एक्सपेंस भी कौन झेलता है, तो मालिक का पैसा, तो यहां से माइनस होगा 5500, तो माइनस होगा 5500। अब हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या करना होता है, टोटल, और जिसे आप क्या नाम दे रहे हैं, न्यू इक्वेशन। हाँ बेटा, किसका, कैसे बना दोगे, एक्सपेंस का नेचर डेबिट है, लायबिलिटी का क्रेडिट है। अगर एक्स्ट्रा कॉलम बना दोगे तो टोटल कैसे मैच होगा, हाँ बेटा, ठीक है ना। एक्सपेंस का नेचर अलग है बेटा, लायबिलिटी उसका अलग है, कैसे बना दोगे अलग से। और वैसे भी इक्वेशन तो केवल सीमित कर दी इन्होंने एसेट और लायबिलिटी पे। कितना, 64,500। बेटा ध्यान दे लो, मत करो मजाक में मत रहो, पढ़ लो। अब बताओ क्या दोनों साइड का टोटल बराबर है या नहीं है, बस ये साथ के साथ चेक करो। एंड में गलती पकड़ में आई तो भैया भूल जाओ, दोबारा सही हो सकता है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व होने का नहीं है ना। अब सारा काट के कैसे सुधारोगे एंड तक, पूछ मुझसे बेटा।
बेटा 70 में से 55 लेस करे हैं मैंने यार, 64 500 लेस करके देखना, ब्रैकेट का मतलब क्या है, माइनस। सही है। इक्वेशन नंबर 5 बोलो। Rent outstanding 100, salary outstanding 1000. जब पढ़ोगे तब पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं भी चुप बैठ जाऊंगा। हाँ जी, पढ़ना है। सुनो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है काम करवा लिया, तो एक तरफ क्या बढ़ गया, खर्चा, पर पैसा नहीं दिया। पैसा अब नहीं दिया तो कब देंगे, फ्यूचर में, और फ्यूचर में पैसा देना पड़े तो क्या बढ़ जाती है, लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। पढ़ो ट्रांजैक्शन नंबर 5। रेंट आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000। तो टोटल 1100 का काम करवाया, टोटल लायबिलिटी कितने की, 1100 की। अब बताओ क्या खर्चों की जगह है, नहीं है। खर्चे कौन झेलता है, मालिक। तो एक्सपेंस को मालिक से लेस करो। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, लायबिलिटी। तो अलग से कॉलम बनाओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, आउटस्टैंडिंग रेंट का अलग और आउटस्टैंडिंग सैलरी का अलग। एग्जाम में भूल जाओ तो दोनों जोड़ के लिख देना, जर्नली स्कूल में नंबर देते हैं, काटते नहीं है इसमें, ठीक है। और क्या थी ट्रांजैक्शन, रेंट एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग। और भैया फिर कर दो टोटल। इस टोटल को क्या नाम देते हैं, न्यू इक्वेशन। 64 500 20,000 इज इक्वल टू 53 400 30,000 100 1000। कुछ पूछना है यहां तक, श्योर एकदम। और मैंने आपको बोल रखा है सबको 31 तारीख से, 1 तारीख से मैं जो बच्चे नए हैं उनका बैच अलग ही बना रहा हूं, ठीक है। और जिन्हें पुरानों को भी इसमें आना हो तो वो आ सकते हैं, बैच अलग ही कर रहा हूं उनका मैं। बेटा फिर उसके डेज जो होंगे ना वो ये वाले होंगे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में शाम 6 बजे। और आप कहोगे तो 3 बजे का रख दूंगा, टीटीएस में 3 बजे का रखवा लेना। मुझे तो रखना है, अलग बैच बनाना है, जो कहोगे मैं वैसे बना लूंगा। सही है ना, कुछ पूछना है यहां तक, श्योर। आगे बढ़ते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 6। बस अब 2 दिन की बात रह गई, आज 27 है, 28 29 30 का पेपर है, 1 तारीख से मैं अलग कर ही रहा हूं। हाँ बेटा बैच ही अलग कर दूंगा। 6 Got furniture for 5,000 on credit. उधार में फर्नीचर खरीद रहा हूं, बेटा सुन ले, उधार में फर्नीचर खरीद रहा हूं तो क्या बढ़ेगा हमारे पास, फर्नीचर क्या होता है, क्यों, क्योंकि भविष्य में भी काम आएगा। और उधार में खरीदने पे क्या बढ़ेंगे, क्रेडिटर क्या होते हैं, लायबिलिटी। अब फर्नीचर एसेट है, पहले से है क्या, है पहले से, नहीं है तो अलग से कॉलम बना लो। कितने का फर्नीचर खरीदा है, 5,000। ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर। दूसरी तरफ क्रेडिटर क्या होती है, पहले से कॉलम है, कितना जोड़ दूं, 5,000। पर बेटा मैं अलग लिखना पसंद करूंगा, क्रेडिटर नहीं, बात मैच की नहीं है। बात यह है बेटा कि नॉर्मल क्रेडिटर होते हैं गुड्स के, नॉर्मल क्रेडिटर किसके होते हैं, और फर्नीचर गुड्स नहीं है, इसीलिए मैं इसके क्रेडिटर को अलग लिखवाना पसंद करता हूं। अब इसके पीछे रीजन सुनिए 2। क्या, फर्नीचर जैसे मशीन भी हो गई, वो भी एसेट है,
बिल्डिंग हो गई, वो भी एसिड है। क्या बिल्डिंग उधार पे नहीं खरीद सकते? मशीन उधार पे किस्तों में नहीं खरीदते हैं लोग, है ना? पर ध्यान से सोचो, गुड्स भी उधार पे खरीदते हैं, पर जर्नली गुड्स का जो उधार होता है वो कितने समय में चुकाना होता है? 2-3 महीने में। अब बिल्डिंग का उधार, फिर बेटा एक शॉर्ट टर्म नेचर है और एक, तो फिर मैं दोनों को एक साथ कैसे जोड़ दूं? 12th में जाके फिर मैं अलग कराऊंगा। आप कहोगे भैया 11वीं में गलत पढ़ाया था आपने, क्योंकि वहां पर दोनों की प्लेस ही अलग है। 12th में हम क्या करेंगे बेटा, हेड सब हेड देंगे बैलेंस शीट में, और उन हेड सब हेड के अंदर हमें चीजें लिखनी होंगी। तो ये वाला जो क्रेडिटर है ये आएगा करंट लायबिलिटी के अंदर, और ये आएगा नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। दोनों में डिफरेंस हो जाएगा बेटा, है ना? तो इसीलिए गुड्स के क्रेडिटर अलग रख रहा हूं, फर्नीचर के क्रेडिटर अलग ले रहा हूं। बुक में क्या कर रखा है मुझे पता नहीं है, एक बार देखना। एक में ही जोड़ा है, अलग दिया बुक वालों ने, उसी में जोड़ा है, पर आप अलग लेना बेटा, सही है? वैसे तो मैं भी कर सकता था, मेरे को उल्टा आसानी होती। अब हर इक्वेशन के बाद क्या करते हैं हम? टोटल, जिसे क्या नाम दे रहे हैं? न्यू इक्वेशन। $64,500, $20,000, $5,000, $53,400, $30,000, $100, $1,000, $5,000। कुछ पूछना है यहां तक किसी को? श्योर? ट्रांजैक्शन नंबर 7। What refrigerator for personal use? ₹5,000 paid cash. अब सुनो, आप आगे आ जाओ उठ के। चोपड़ा जी आप यार बेटा पढ़ लो बेटा प्लीज। रेफ्रिजरेटर खरीदा है हमने। क्या खरीदा है? रेफ्रिजरेटर खरीदा है पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज तो मालिक का यूज होता है। दुकान के हिसाब से सोचो, दुकान से क्या जा रहा है, और इस पैसे का इस्तेमाल कौन कर रहा है? मालिक। तो ये क्या बना? ड्राइंग बनी। कैश क्या होता है? एसेट। तो एसेट में से लेस कर दो, कितने रुपए? 5,000। और ड्राइंग की जगह कहां बताई थी मैंने? कैपिटल से माइनस करनी है ड्राइंग। बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, ये होगी ट्रांजैक्शन। बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, ठीक है? और कर दो फिर टोटल न्यू इक्वेशन। 59,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000, 48,400 प्लस 30,000 प्लस 100 प्लस 1,000 प्लस 5,000। कुछ पूछना है यहां तक? ये रब कर दूं बेटा? जगह नहीं बची है तो फिर और बताने हैं मुझे पॉइंट्स, है ना? ट्रांजैक्शन नंबर 7 हो गई। 8 बोलो। Purchase computer for cash 20,000. कंप्यूटर खरीद रहा हूं कैश में। दो इफेक्ट बताओ, क्या बढ़ेगा? कंप्यूटर क्या है मेरे लिए? क्यों है एसेट? और क्या कम होगा? कैश भी क्या होता है? तो एक एसेट बढ़ रहा है, पहले से है नहीं है तो बना दो। कंप्यूटर कितने रुपए का? 20,000. और कैश कम हो रहा है कितने? 20,000। परचेज कंप्यूटर। फिर टोटल कर देते हैं, क्या नाम देते हैं जिसे हम? न्यू इक्वेशन। 39,500, 20,000, 5,000, 20,000, 48,400, 30,000, 100, 1,000,
5000। कोई डाउट है? श्योर? 9th, Cash withdrawn for personal use 10,000. मालिक ने दुकान से कैश निकाला है। हमें तो दुकान के हिसाब से बोलो, दुकान ने कैश दिया है तो दुकान के पास से क्या जा रहा है? कैश क्या होता है? किसे दे रहे हैं? तो ये क्या है? ड्राइंग। कैश एसेट है कितना? 10,000। कैश कम हुआ और ड्राइंग कहां से एडजस्ट होती है? कैपिटल से। ठीक है, क्या लिख देंगे? कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज। और हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या करना है? टोटल, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? न्यू इक्वेशन। $29,500, $20,000, $5,000, $20,000, $38,400, $30,000, $100,000 और $5,000। किसी को कुछ पूछना है यहां तक? नहीं। आगे बढ़ो। ट्रांजैक्शन ये 8 थी, 9, 10। Interest on drawing charge 500. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या बताया था मैंने? कैपिटल में प्लस, कैपिटल से माइनस। इसका रीजन भी मैंने पहले समझाया हुआ है आपको। ठीक है, तो दोबारा भी बाद में बता दूंगा। अभी मैं आज और चीजें जो बतानी है वो बता दूं पहले। तो फिलहाल 10 पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? तो कैपिटल में प्लस, कैपिटल से माइनस। और क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? कैपिटल में प्लस, कैपिटल से माइनस। और ये बनी हमारी लास्ट इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। $29,500, $20,000, $5,000, $20,000। यहां 38,400, 30,000। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन हमसे बैलेंस शीट मांग ले। क्या मांग ले? सही मायने में तो बेटा हम बैलेंस शीट सीखेंगे चैप्टर नंबर 18 में, 18th में, और अभी हमें चैप्टर नंबर 5। पर आपका एग्जाम का काम पूरा हो जाए, मैं आपको इतना बता सकता हूं। सुनो, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को दो हिस्सों में बांटते हैं बेटा। एक तरफ लायबिलिटी और एक तरफ एसेट। लायबिलिटी ही लिखते हैं यहां पर, कैपिटल प्लस लायबिलिटी नहीं लिखते, लायबिलिटी ही लिखते हैं यहां पर। अब ये लायबिलिटी साइड थी, जो जो ऊपर दिख रहा है ऑर्डर में उतार दो। क्या क्या दिख रहा है? और 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 क्या दिख रहा है? क्रेडिटर फॉर, इनका फाइनल अमाउंट लिख दो। कैपिटल का फाइनल अमाउंट क्या दिख रहा है? ठीक है, क्रेडिटर का फाइनल अमाउंट क्या दिख रहा है? आउटस्टैंडिंग रेंट का, आउटस्टैंडिंग सैलरी का, और क्रेडिटर फॉर फर्नीचर का। ऐसी वो जो एसिड है, ऐसी वहां जो एसिड है उन्हें एसिड्स में उतार दो। क्या क्या एसिड दिख रहे हैं? कैश, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर। कैश कितना दिख रहा है? और स्टॉक कितना दिख रहा है? फर्नीचर, कंप्यूटर, और दोनों साइड का टोटल, और इसे डबल लाइन से एनक्लोज करना, याद रखना। ठीक है, बराबर आएगा, खत्म। ये बैलेंस शीट है अभी के लिए। तो यही है एग्जाम में, मतलब कुछ बुक में भी यही बैलेंस शीट है बेटा, कुछ नहीं है चेंज। ठीक, आज इसके दो तो मैं दे रहा हूं होमवर्क, और मैं आपको बता रहा हूं आज मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक की मेन। बाकी चैप्टरों में तो बहुत कम कम सिलेक्टेड है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल चैप्टर हो जाते हैं। सही है ना?
इसमें किसी को मुझसे कुछ पूछना है पूछो, नहीं तो मैं रब कर रहा हूं फिर से। कर दे रब? ठीक है बेटा। बेटा प्लीज अब ध्यान दे लो, इंपॉर्टेंट थ्योरी। एक 1 मार्कर क्वेश्चन है, डैश इज नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। आएगा डैश इज नोन एज, क्या है इसका आंसर? जर्नल। ठीक है, अब उसके लिए मैं पूरा चैप्टर थ्योरी का लिख दूं, कोई सेंस ही नहीं है। एक शब्द का आना था, मैंने बता दिया बेटा, है ना। अब मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर 1 में। पहले बुक्स, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, चैप्टर 1। इसके अंदर देखो सबसे मेन क्वेश्चन क्या है। देखो अकाउंटिंग की डेफिनेशन तो पढ़नी है बेटा। इसमें तो कोई इशू है ही नहीं, ये तो पढ़नी है। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक कीपिंग वर्सेस। अब सारे उतरवा दिए तो फिर इंपॉर्टेंट क्या है? फिर तो बुक से वैसे ही पढ़ना है। मैं मेन, और उस मेन में भी जिसपे स्टार है ना, उस मेन में भी जिसपे स्टार है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसपे स्टार है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सही है। तीसरा, फंक्शन लिखा हो, ऑब्जेक्ट लिखा हो या एडवांटेज, आप इनमें से कोई एक आंसर याद करना और तीनों में वही आंसर लिख कर आना है। तीनों में वही पॉइंट्स लिख कर आने हैं, वो एक है। चौथा, जिसपे स्टार लगाऊंगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट में से भी ज्यादा। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, किस पे भी स्टार है। दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है थ्योरी के। ठीक है। पांचवा, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था, अब बहुत सालों से देख रहा हूं स्कूल में इसे नहीं दे रहे हैं। ठीक है। और छठा, फॉर 1 मार्क, केवल 1 मार्क के हिसाब से पढ़ना है, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें आपको एक टेबल सा दे रखा है जिसमें 3 ब्रांच बता रखी है। तो इसका अक्सर एक एमसीक्यू आ जाता है, विच वन इज नॉट द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। तो 4 नाम होंगे, 3 नाम इसमें हैं, उसे छोड़ दो। जो चौथा नाम इसमें नहीं है वो हमारा क्या बन जाएगा बेटा? आंसर बन जाएगा। ठीक है। तो ये 3 नाम क्या क्या होते हैं वैसे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वैसे 5 होते हैं, अभी आपके कोर्स में 3 की बात हो रही है। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इनके अलावा कोई चौथा नाम दिखे वो आपका क्या बन गया? आंसर। विच वन इज नॉट द ब्रांच ऑफ अकाउंट का। तो ये तो 1 मार्कर के लिए है, तो ये तो याद करना ही नहीं। याद भी क्या, मैंने यही बता दिया है, तो है ना बेटा। चैप्टर 2, चैप्टर 2 में मेन 4 क्वेश्चन हैं। मेन 4 क्वेश्चन है। पहला, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में समझा चुका हूं, 3 तरीके के होते थे, कैपिटल, रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू। क्लास में मैंने थ्योरेटिकली ये सब चीजें समझाई हुई थी। दूसरा, रिसिप्ट। रिसिप्ट 2 तरीके की होती थी, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। तीसरा, एसेट
और चौथा लायबिलिटी। यही मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ठीक है, ये चारों ही मेन है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, इसमें पांचवा इंसॉल्वेंट का मतलब पढ़ लेना, छठा सॉल्वेंट का, और सातवां स्टॉक। बहुत सारी टर्म्स में से बस इतनी टर्म्स दी है बेटा मैंने, बहुत सारी टर्म्स होंगी, कम से कम है 100 के आसपास, 80 100, उनमें से मात्र 6-7 ही तो निकाली है, ठीक है। चैप्टर 3, मेरा मन तो यह कहता है मैं आपसे बोलूं चैप्टर 3 पूरा पढ़ना है, पूरा। अब आप कहेंगे क्यों? चैप्टर 3 का नाम क्या है बेटा, बताना जरा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्वेंशंस, है ना, एंड कॉन्सेप्ट। अरे बेटा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ही आधे पढ़ोगे तो अकाउंट पूरी कहां से पढ़ लोगे? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट तो कम से कम हमें पूरे आने चाहिए, है ना। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या आने चाहिए? पूरे। तो इसके अंदर जितने कॉन्सेप्ट हैं कायदे में वो पूरे पढ़ने हैं। इसमें मैं केवल वेरी इंपॉर्टेंट वाले निकाल के लिख रहा हूं, तो वेरी इंपॉर्टेंट वाले लिख रहा हूं मैं केवल निकालकर। वैसे ये चैप्टर हमें क्या करना है, वैसे तो हमें ये फुल चैप्टर पढ़ना है, लेकिन अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट वाले कुछ कॉन्सेप्ट निकाल के लिख रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वालों में एक है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म अप्रोच भी कहते हैं जिसे। दूसरा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तीसरा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। चौथा मैचिंग कॉन्सेप्ट। पांचवा मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। ये पांचों मैंने वेरी इंपॉर्टेंट वाले निकाल कर दिए हैं आपको। बाकी तो ये चैप्टर हमें कायदा तो ये कहता है पूरा पढ़ना है, क्योंकि बेटा अगर हमें अकाउंट के कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ही नहीं पता तो हम अकाउंट्स क्या सीखेंगे भाई आगे जाके। ये तो हमें हर जगह 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 पर इनकी जरूरत क्या है, पढ़ने वाली है ना। तो ये तो वैसे पूरा आना चाहिए, लेकिन फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है स्टॉक। सुनो, चौथा चैप्टर, एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और इसमें स्टार है, मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस पे स्टार लगा हुआ है भैया। चैप्टर 5 में एक ही क्वेश्चन पढ़ना है, इलिस्ट्रेशन 8 फिक्स है, इलिस्ट्रेशन 8 पढ़नी है, ठीक है, थ्योरी के लिए बस, और कुछ नहीं करना है चैप्टर 5 में से। नई पुरानी सब में इलिस्ट्रेशन 8 एक ही है, कहीं चेंज ही नहीं हुई है, कितने सालों से वही की वही चल रही है बेटा, ठीक है, एक ही है। चैप्टर 6 भाई, इसमें मैं आपको लिख के दे ही नहीं सकता क्या इंपॉर्टेंट है। अब रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट तो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट है बेटा, पर्सनल रियल नॉमिनल आना चाहिए, मॉडर्न अप्रोच आनी चाहिए, तो इसमें मैं कुछ लिख सकता हूं इंपॉर्टेंट। एक चार्ट बनाया था मैंने, तो उस चार्ट को ही पढ़ना है, बना के दिया था ना बोर्ड पे, है ना, तो उस एक सिंगल चार्ट को ही बनाना है, पढ़ना है बस इसमें। तो चैप्टर 7 आ रहा है क्या? किन किन का नहीं आ रहा है और किन किन का आ रहा है? चैप्टर 7 आ रहा है। चैप्टर 7 में सुनो,
वाउचर की डेफिनेशन, एक टाइप ऑफ वाउचर, एक डेबिट नोट और एक क्रेडिट नोट, बस। ठीक है, तो यहीं तक मेन थ्योरी है। उसके बाद तो फिर क्या है बेटा, न्यूमेरिकल्स है। तो न्यूमेरिकल आते हैं तो उसकी थ्योरी भी आती है, नहीं आते न्यूमेरिकल तो थ्योरी भी नहीं आती है। तो ये आपका मैंने मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, जिसमें भी स्टार है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में मैंने बोला था सारी कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, पांचों ही मैंने कौन से लिखे थे निकाल के, स्टार वाले ही लिखे थे, है ना। इसमें तो सारा ही पढ़ना है वैसे, नहीं तो ये आपकी मेन थ्योरी है बेटा। अब कल मैं आप लोगों को आज अकाउंटिंग के क्वेश्चन का होमवर्क दे रहा हूं, वो चेक करा दूंगा, और क्या नाम है जीएसटी वाले क्वेश्चन थे वो चेक करा दूंगा। और हो सकता है कल मैं आपको 8-10 क्वेश्चन टिक कराऊं या अलग से दूं, वो परसों की थोड़ी लंबी क्लास रख के वो चेक करा लेंगे। ठीक है बेटा, लाओ बुक दिखाओ जरा, होमवर्क देता हूं, दिखाना बुक। बेटा ये ढंग से पढ़ लियो जो जो मैंने बताया है ना। इलिस्ट्रेशन 3, इलिस्ट्रेशन 3 और इलिस्ट्रेशन 7। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, इसके करा चुका हूं। कैश बेसिस एक्चुअल बेसिस के भी क्वेश्चन वाले मैं करा चुका हूं बेटा। तो बस ये 2 क्वेश्चन और हैं, तो कल मैं ये होमवर्क चेक कराता हूं।